हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री की पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका हेडिंग यही है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, साथ में इसके जो हार्ड वर्ड्स होंगे उसको समझेंगे, और जो पूरा का पूरा पैराग्राफ से जो मीनिंग निकल करके आएगा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप हमारे चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप क्लास 6 के एनसीईआरटी का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक मैप दिया गया है। ठीक है, मैप में यहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। ठीक है, तो अल इदरीसी जो है वो एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, तो उन्होंने एक मैप बनाया था, तो दुनिया का मैप बनाया था जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप जहाँ पे है वहाँ का हिस्सा इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे इस मैप को और जानेंगे इस मैप के बारे में। तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ठीक है, मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 ईस्वी में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरह है। ठीक है, जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये अल इदरीसी का चित्र है और हमारा भारत देश जो है उसका जो साउथ हिस्सा है वो इस तरह का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे दिया गया है, ये जो है भूमि वाला पार्ट है। ठीक है, ये पानी है। यहाँ पे देखिए, ये जो है श्रीलंका वाले पार्ट को दिखा रहा है। ठीक है, तो आज जहाँ पे हम अपने नक्शे में उत्तर ढूंढते हैं वहाँ पे इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो अल इदरीसी के जो मानचित्र है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो मानचित्र है वो 1154 में बनाया गया था। ठीक है, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा। लेकिन एक फ्रांसीसी मानचित्रकार जो है वो 1720 में एक और नक्शा बनाता है जिसमें हम भारतीय उपमहाद्वीप को उस तरीके से देख सकते हैं जैसे वो आज के मैप में दिखाई देता है। ठीक है, देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ऐसा मानचित्र तो आज भी हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रुकिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए, ये आप देखेंगे तो ये जो है ये श्रीलंका हो गया आज का। ठीक है, और ये है आपका कोस्ट लाइन यानी तटवर्ती क्षेत्र हो गया पूरा का पूरा। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये पश्चिमी तट है। ठीक है, इस तरह से ये गुजरात वाला इलाका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी, इस तरह की चीजें थी। दो दो मानचित्र आपने देखे और उसका यहाँ पे विवरण दिया गया है। उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने से लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे को देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला मानचित्र है ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने बनाया था, मानचित्रकार ने 1760 ईस्वी में। ठीक है, 1720 ईस्वी में। तो ये जो है बाद में बनाया गया, पहले वाले के 600 साल बाद, लेकिन इसमें जो नाम है वो हमें जाने पहचाने लगते हैं। ठीक है, और इसमें जो बारीक विवरण दिया गया है तटवर्ती प्रदेशों का, ठीक है, उसको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। ठीक है, कि इतना डेवलप मानचित्रकारी कैसे था उस समय में। ठीक है, यहाँ देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें। ठीक है, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने कि समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्गों को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है।
इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरों और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण है? हो सकता है कि वे तटवर्ती प्रदेश में ज़्यादा रहते होंगे, जानते होंगे उसके बारे में, ज़्यादा रिसर्च उनके पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नई और पुरानी शब्दावली। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, वो 700 से लेकर 1700 तक कौन कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में दिया गया है। और इस पूरे के पूरे बुक में, क्लास 7th एनसीईआरटी की हिस्ट्री के बुक में हमको जो जो पढ़ना है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो हम उसमें एक टॉपिक ये है नई और पुरानी शब्दावली। देखिए इसमें क्या लिखा जाता है, अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों में भी अर्थों के साथ क्या होता है। ठीक है, समय के साथ सूचना जो है वो बदल जाते हैं तो फिर भाषा और अर्थ के साथ क्या होता है, वे भी बदलते होंगे। यहाँ देखिए, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था। देखिए, उसने उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ठीक है, सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। ठीक है, सुल्तान का जब साम्राज्य विस्तार हुआ तो इन क्षेत्रों के साथ जो क्षेत्र आते थे वो अब और विस्तृत हो गए, तो हिंदुस्तान अब बड़े क्षेत्र के लिए यूज होने लगा। ठीक है, इस तरह की चीजें थी। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान जो शब्द था उसमें दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ था। ठीक है, इसके विपरीत 16वीं सदी में के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ठीक है, तो दोस्तों मिन्हाज ए सिराज जो है वो हिंदुस्तान का प्रयोग इसलिए दिल्ली सल्तनत के शासन वाले एरिया को दिखाने के लिए करता है। बाद में जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत के शासकों का विस्तार होता है उस तरह से साम्राज्य का अर्थ एक बड़े क्षेत्र के लिए भी प्रयुक्त होता है। लेकिन जब बाबर यहाँ पे आता है तो बाबर हिंदुस्तान को एक अलग अर्थों में देखता है। वो हिंदुस्तान का प्रयोग यहाँ के भूगोल, उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए करता है। ठीक है दोस्तों, ये बार बार कलर हो जा रहा है तो इसको हम मिटा लेते हैं। यह प्रयोग जो है वो 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान था। ठीक है, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। पहले इसको भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में ही देखा जाता था, इसको एक राजनीतिक पक्ष बहुत बाद में मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, लेकिन मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो वो विदेशी कहलाता था। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है, जिसको मध्यकाल में विदेशी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी
विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग किसान धार्मिक और अलग अलग जातीय परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, इस तरह की बातें थी। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धनों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। ठीक है, इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1700 ईस्वी तक के लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। हम इस किताब में क्या पढ़ेंगे, लगभग 700 से 1750 ईस्वी तक के 1000 सालों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। ठीक है, लेकिन इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। ठीक है, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे जो है कम करने लगे। ठीक है, इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, ये सब 700 से लेके 1750 तक की बात हो रही है। ठीक है, इस समय में कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, ये सब लिखने में इन कागजों का इस्तेमाल करने लगे। हमने पढ़ा था कि ये जो कागज है उसका कोई लीन करके कुछ नाम था जो कि चीनी था, उसके द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियां मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। ठीक है, इनका जो उपयोग है वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। ठीक है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा लगाना होता होगा। ठीक है, इस तरह की मुसीबत भी कभी कभी आती है। ठीक है, कि क्या लिखा गया है, ठीक है, कैसे लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते होंगे, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ठीक है, पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे और कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने की मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ के विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। हम किसी भी सोर्स पर पूर्णतः भरोसा नहीं कर सकते कि यही चीजें लिखी गई थी। ठीक है, कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी।
यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। ठीक है, पहली बार कब लिखा था? 1356 में। दूसरी बार कब लिखा था? तो 1971 में। ठीक है, नहीं नहीं, पहली बार लिखा था 1356 में और 2 वर्ष बाद दूसरी बार लिखा था। लेकिन 1971 में जब इतिहासकारों को वृत्तांत के बारे में पता चला तो उसके मूल वृत्तांत के बारे में पता नहीं था, उसके बाद वाले वृत्तांत उनको मिले थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या दिया है। ठीक है, सन 700 और 1750 के बीच में। ठीक है, यहाँ लिखा है सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र जो बारूद वाले हथियार होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह के खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ठीक है, ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे और उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम अर्थात जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान का गुणगान करते थे। इस युग की राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो मुख्य लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थे आदि समूहों ने भी उठाया। सबने खुद को राजपूत घोषित कर दिया। ठीक है, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था और कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और कुछ और वनवासी, ठीक है, कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। ठीक है, कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे और वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे और कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी तो कुछ मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा तथा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था।
लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रीति रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई पर होती थी। ठीक है। क्षेत्र और साम्राज्य, दोस्तों इस टॉपिक में भी क्या दिया है वो देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो टॉपिक है, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। दोस्तों ये जो 700 से लेकर 1750 एडी का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में कई बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं जो कि ग्रेजुअली होते हैं, बहुत धीरे धीरे अपना आकार लेते हैं। ठीक है। हम अगर सामाजिक क्षेत्र में देखें, राजनीतिक क्षेत्र में देखें, आर्थिक क्षेत्र में देखें, हर तरफ जो पहले का समाज था वो अब बदल रहा था। ठीक है। नए नए जातियों का उद्भव हो रहा था, जंगल कट रहे थे, भौगोलिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा था, बदलाव हो रहा था। ठीक है। तो इन सब के बीच नए नए विचारधाराओं का आगमन होता है और नई संस्कृतियों का जन्म होता है। एक मिश्रित संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में आकार लेती है। ठीक है। और धीरे धीरे ये जो समाज है वो और जटिल हो जाता है, और ये जो समाज है जो जो 3-4 वर्णों में बटा था, वो बहुत सारे जातियों में बंट जाता है। ठीक है। अब ये जाति जो थे वो हर जाति का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता था। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियों का कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था, कहीं कम इम्पोर्टेंस होता था, और ये महत्व उसके आधार पर होता था कि उस जाति के पास उस क्षेत्र में कितने संसाधन हैं। ठीक है। इस तरह से होता था। और हर जाति के लोग एक सभा में अपने नियम कानून बनाते थे, जिसे जाति सभा कहा जाता था। ठीक है। और इसके नियम कानून का निर्धारण उस जाति के बड़े बुजुर्ग किया करते थे। ठीक है, जाति पंचायत में। और ये प्रथा आज भी हमारे समाज में प्रचलित है, जो अभी भी खत्म नहीं हुई। हम बहुत जगह देखते हैं जाति पंचायत की व्यवस्था आज भी है। गांव में हम देखते हैं आज भी, अगर हम अपने गांव जाते हैं तो वहाँ पे जाति पंचायत लगता है। और बहुत सारे ऐसे व्यवस्थाएं अभी भी इस समाज में चलती आ रही है, जो उस समय 700 से 1750 ईस्वी के बीच में शुरू हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्र और साम्राज्य। ठीक है। चोल जो हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, तुगलक अध्याय 3 में, मुगल अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। चोल हम पढ़ेंगे अध्याय 2 में, तुगलक पढ़ेंगे अध्याय 3 में, मुगल पढ़ेंगे अध्याय 4 में। ठीक है। तो इन लोगों के जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसका टाइम पीरियड 1266 से 1287, उसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह भी समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे, और इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में तालिका 1 की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। दोस्तों 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। ठीक है। 18वीं सदी मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्वक्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप
में अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्यों का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरी से भिन्न और कुछ एक समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था गुप्त काल के बाद, राजपूतों के काल में, उसके बाद हम मुगलों दिल्ली सल्तनत को देखते हैं, जो एक फिर से एक विस्तृत क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है। उसके बाद हम मुगलों को देखते हैं, लेकिन 1800 के आसपास 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों का शासन बहुत कमजोर पड़ चुका था, और उस समय हम फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय राज्यों को देखते हैं। ठीक है, भले ही ये क्षेत्रीय राज्य अभी उभर चुके थे, लेकिन पूरा भारतीय महाद्वीप कई बार एक साथ शासन के तौर तरीके को देखा था, सीखा था, तो इससे उनमें सर्व क्षेत्रीयता का भाव था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें चलती रहती थी भारतीय उपमहाद्वीप में। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है पुराने और नए धर्म। ठीक है, इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं इस किताब में, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी बिल्कुल ही, देखिए, बहुत सारे परिवर्तन आए। तो क्या क्या परिवर्तन आए? दैनिक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैवीय तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। दोस्तों, हो सकता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति का पर्सनल धर्म हो, ठीक है, वो किसी चीज को मानता हो तो वो पर्सनल मानता हो, किसी के साथ में नहीं। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता था कि कोई संघ है या फिर संगठन है, तो उनका कोई एक प्रतीक होता था जिनकी वे आराधना करते थे, पूजा करते थे, भक्ति करते थे, और उनके स्वरूप में इस समय में, इस टाइम पीरियड में बदलाव आ रहा था, जिसको हम एक आंदोलन के तौर पर भी देखते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें से इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। देखिए, अभी जो मैंने कहा वो इस धर्म में परिवर्तन को यहाँ पे दिखाया गया है। इन परिवर्तनों में से कुछ क्या है? नए देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, तो इस तरह की चीजें थी। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ठीक है, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया भक्ति की अवधारणा के रूप में। इनमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। और इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में भी आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, ये जो 700 से 1700 का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में मैंने आपको कई बार बताया है कि जो पूजा पद्धति थी उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, और लोगों का सामाजिक जो क्षेत्र था, सामाजिक एरिया जो था, उसमें परिवर्तन आने से लोगों में लोगों की जो आस्था थी उसमें भी बदलाव आया। साथ में जो पूजा पद्धति थी लोगों की, उसमें भी बदलाव आया। और यहाँ पे इस टाइम पीरियड में क्या होते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण वर्ग था वो पहले बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अब राजपूत और ब्राह्मण दोनों एक थे, इसलिए उनका जो ताकत था वो ज्यादा था। अब यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य था, तो उनकी जो शक्ति थी वो तुलनात्मक रूप से अब कम हो चुकी थी। तो लोग अपनी अपनी
सुविधा के अनुसार पूजा पद्धतियां अपना रहे थे और हिंदू धर्म एक नए रूप में डेवलप हो रहा था। ठीक है, तो फिर ये जो नए रूप में डेवलप होने वाला जो बात है, ये जो विचार है, इसको हम एक भक्ति आंदोलन के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो उसी के विषय में यहाँ पे लिखा गया है कि अब जो है पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकते थे। ठीक है, यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारियों के अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं क्योंकि केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं को के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ठीक है, इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे, जो आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। दोस्तों इसमें लिखा है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों और दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ठीक है, भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने 3 युगों में बांटा था, एक हिंदू युग, दूसरा मुस्लिम युग और तीसरा ब्रिटिश युग। ठीक है, लेकिन यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता, और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती थी। ठीक है, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, और इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दी से काफी भिन्न थी। ठीक है, ये कैसे थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायः आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल जो है वो रूढ़िवादी था। ठीक है,
और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। दोस्तों ये बार बार ऐसे हो जा रहा है। इन हजार वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक पर आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहां भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरह से बताया गया कि आप 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो पढ़िएगा वो मध्यकालीन इतिहास को पढ़िएगा, मेडिवल हिस्ट्री को पढ़िएगा। ठीक है, और यहाँ आपको ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया कि आप इस किताब को पढ़ते वक्त, इसको समझते वक्त पिछले वर्ष जो आपने क्लास 6 एनसीईआरटी में जो पढ़ा है उससे तुलना जरूर कीजिए और ये जरूर देखिए कि कौन कौन से बदलाव इस समय में आए हैं। ठीक है, जो पिछले वर्ष जो हमने पढ़ा था आरंभिक नगरों के बारे में, आरंभिक राज्यों के बारे में, आरंभिक राजाओं के बारे में, ठीक है, आरंभिक गांवों के बारे में, समृद्ध होते शहरों के बारे में, ठीक है, आरंभिक वास्तुकला के बारे में, तो उनसे अभी का जो 700 से 1750 का जो टाइम पीरियड है उसमें तुलनात्मक रूप से कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को गौर करने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया और मुझे लगता है कि हम इस चैप्टर को समझे भी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ में हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप हमारा ये जो चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसका सारा वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।